हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम विनीता वर्मा फ्रॉम टारगेट टीजीटी होम साइंस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। और जो है इस समय कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, इसलिए क्लास नहीं हो पा रही थी आपकी। मेरा लैपटॉप खराब हो गया था और जो है मतलब और भी कई चीजें हैं परिवार में रह के, तो इसलिए कुछ दिक्कतें थी, इसलिए हम आपको क्लास नहीं करा पा रहे थे। चलिए, हमारी जो हेल्थ साइंस की सीरीज थी उसमें जो है हम आज पढ़ते हैं अपनी क्लास नंबर 4, है ना, जिसका में जो है घरेलू उपचार हो जाएंगे आपके। और रोगी रोगी का कमरा, रोगी का बिस्तर, बेड मतलब कि बेड सोर जैसे मतलब बहुत सारी तमाम चीजें हैं जो कि प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत भी आती है और हेल्थ साइंस में इससे प्रश्न बनते हैं सरल। जैसे अगली बार 2021 टीजीटी में प्रश्न था मतलब बिस्तर के ऊपर बिछाई जाने वाली सफेद चादर, ऐसे ही था, मतलब इस तरह की चीज। तो बिल्कुल मेन मेन पॉइंटों को हमने उठाया है। उसके बाद हम अगली क्लास करेंगे अपनी हेल्थ साइंस की मैराथन क्लास, जिसमें पूरी हेल्थ साइंस से आपको जो है वन लाइनर फॉर्म में हम प्रश्न बनाएंगे, ताकि हमारा ज्यादा समय भी वेस्ट ना हो, या फिर हो सकता है ऑप्शनल भी हो जाए। तो इस तरह से हम पढ़ाएंगे। फिर हम आज संडे है, इधर कई संडे से अपना मॉडल पेपर भी हम नहीं कर पा रहे थे कंटिन्यू, इसलिए आज आपको शाम तक मॉडल पेपर भी आपको कंटिन्यू मिलेगा। तो चलिए, इस तरह से टाइम ना वेस्ट करते हुए हम पढ़ते हैं अपनी क्लास। तो ये देखते हैं, और आप लोग प्लीज जुड़िए हमारे साथ और अपनी स्टडी को थोड़ा सा और मजबूत बनाइए। देखिए, घरेलू उपचार है ना, घरेलू उपचार के बारे में हम जानेंगे। देखिए, प्राथमिक चिकित्सा में घरेलू उपचार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सारी चीजें तो है ही है। तो ये देख लेते हैं घरेलू उपचार के बारे में कि क्या है इसका इतिहास। वैज्ञानिक अनुसंधान का विकास एक लंबी यात्रा है। घरेलू उपचार की परंपरा सदियों से चली आ रही है। अनेक संस्कृतियों में विविधता समृद्ध मतलब बहुत सी चीजें हैं। घरेलू उपचार जैसे भी कुछ भी होता तो तुरंत सबसे पहले भाई हम तुरंत नहीं पहुंच सकते, सबसे पहले हम घरेलू उपचार करते हैं। और जो है ये 3000 ईसा पूर्व मिस्र और मेसोपोटामिया में औषधि के जो पौधे होते थे, मतलब बहुत सी चीजों से, जैसे हो गया इमली, लहसुन, अदरक, हल्दी और मतलब बहुत से अजवाइन, जीरा, मतलब इस तरह से बहुत सी चीजें थी जिनसे लोग उपचार किया करते थे। ये सारी चीजें भारतीय आयुर्वेद और पारंपरिक चीनी जो है चिकित्सा में घरेलू उपचारों का विशेष स्थान रहा है, जिनका उल्लेख 1000 ईसा पूर्व की पांडुलिपियों में मिलता है ना। ये सारी चीजें हैं हमारी। फिर देख लेते हैं 19वीं शताब्दी में आधुनिक चिकित्सा ने घरेलू उपचार का व्यापक अध्ययन शुरू किया, जिसमें जर्मन वैज्ञानिक जस्टस वान लिविंग ने पौधों के औषधीय तत्वों पर शोध किया। इसके बाद 1928 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की। देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा हमारा कि पेंसिलिन की खोज किसने की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, है ना, जिससे एंटीबायोटिक्स के क्षेत्र में क्रांति ला दी। इसका प्रभाव जो है घरेलू उपचारों पर भी पड़ा, क्योंकि लोगों ने संक्रमण के इलाज में एंटीबायोटिक्स को प्राथमिकता दी, परंतु घरेलू उपचारों की ओर रुचि कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई, है ना। ये सारी चीजें हैं। तो इस तरह से हम देख लेते हैं आगे। 1990 के दशक में घरेलू उपचारों की क्षमता की पुनः जांच शुरू हुई। 1994 में विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि WHO ने परंपरागत औषधियों और मानक जो अनुसंधान को बढ़ावा दिया और इसके लिए एक गाइडलाइंस भी जारी की, है ना। एक प्रमुख अनुसंधान के तहत 2000 में किए गए अध्ययन ने अदरक के एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों की पुष्टि की, जो पाचन और में जो है सुधार लाती है, मितली कम करने में भी सहायक पाई गई। ये सारी चीजें हैं। फिर ये देखते हैं आज घरेलू उपचार का अध्ययन और वैज्ञानिक आधार समझने के लिए अमेरिका में नेशनल सेंटर फॉर कम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ जैसे संस्थानों में व्यापक शोध चल रहा है। इस प्रकार घरेलू उपचार न केवल ऐतिहासिक चिकित्सा पद्धति का हिस्सा है, बल्कि वे आज के वैज्ञानिक युग में प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। इन्हें प्राथमिक उपचार के रूप में उपयोग करने की सिफारिश मिली है ना। ये सारी चीजें हैं। तो घरेलू उपचार में होने वाली औषधियां सरलता और प्राकृतिक उपलब्धता के कारण विशेष रूप से प्रभावी मानी जाती है। इन औषधियों में प्राकृतिक तत्वों का उपयोग होता है, जो लंबे समय से घरेलू उपचार की प्रक्रिया में शामिल है और आधुनिक विज्ञान द्वारा इनकी प्रभावशीलता सिद्ध हो चुकी है। यहाँ कुछ घरेलू औषधियों के वैज्ञानिक आधार और उनके उन्नत स्तर का प्रभाव का विश्लेषण किया गया है ना। तो देखिए, मतलब डायरेक्ट बस पढ़ लेना इससे अच्छा, मतलब बीच में सारी चीजें हमको जरूरी नहीं कि पेपर में ये तो आएगा, लेकिन उसके बारे में हमको पता भी होना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें हैं। अब फिर जो है पहला है हमारा, देख लेते हैं
हल्दी, है ना, इसके बारे में देख लेते हैं। हल्दी में मौजूदा करक्यूमिन एक अत्यंत शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट तत्व है। इस तत्व में मतलब बहुत ज्यादा चीजें हम मतलब हल्दी का उपयोग बहुत ही घरेलू चीजों में करते हैं। इसके नियमित उपयोग से सूजन, गठिया, यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लक्षण में भी सुधार पाया जाता है। हल्दी पर 2010 में प्रकाशित जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के अध्ययन में जो एक प्राकृतिक दर्द निवारक के रूप में इसको मान्यता मिली। इसका उपयोग संक्रमणों, घावों और त्वचा की समस्याओं में भी किया जाता है। फिर देख लेते हैं, हमारा है हल्दी, सॉरी अदरक। अदरक को देख लेते हैं। अदरक का उपयोग पाचन संबंधी समस्याओं, मितली और सूजन को कम करने में किया जाता है। इसमें पाया जाने वाला जिंजराल एक एंटी इंफ्लेमेटरी और ऑक्सीडेंट है जो पाचन तंत्र को मजबूत करता है। 2012 में यूरोपियन जर्नल ऑफ मेडिसिन प्लांट्स में अदरक के उपयोग पर शोध ने इसे गर्भावस्था में मितली और मितली के अत्यधिक उपयोगी पाया। फिर है तुलसी। तुलसी के बारे में जान लेते हैं। यह भी जो है तुलसी जिसे हॉली बेसिल भी कहा जाता है, मतलब इसे क्या है रासायनिक नाम हॉली बेसिल, और जो है इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं। इसके सेवन से जो है प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, सांस की समस्या, खांसी और जुकाम में राहत मिलती है। इसका उल्लेख 2008 के जर्नल ऑफ एंथ्रोपोफार्मेकोलॉजी में जो है मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव के लिए किया गया। फिर आइए जानते हैं नीम के बारे में। नीम को तो कहा जाता है कि ये जो है औषधीय गुणों से हमारी भरपूर है। नीम में एंटीसेप्टिक, एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो त्वचा रोगों के उपचार में सहायक हैं। इसके पत्ते का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, घाव साफ करने में और संक्रमण को रोकने में। 2009 में प्रकाशित एक शोध ने नीम के अर्क को एक शक्तिशाली प्राकृतिक एंटीबायोटिक के रूप में प्रमाणित किया। फिर है हम देख लेते हैं शहद के बारे में, है ना। हमारा शहद भी जो है बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसमें भी औषधीय गुण, एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए कहता है। इसे घावों पर लगने से त्वचा जल्दी ठीक होती है। न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म जर्नल ने 2011 के एक जो है अपने अध्ययन में शहद को घावों जो है और जलने की चोटों पर उपचार में एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक के रूप में प्रभावी माना, है ना। फिर देख लेते हैं, आइए ये हमारे कुछ घरेलू उपचार थे। इसके बाद हम देख लेते हैं एक गृह परिचारिका एक कुशल गृहिणी, या जो हमारी जो है परिचारिका है, ये कुशल गृहिणी घरेलू प्रबंधक के रूप में कार्य करती है जो अपने घर और परिवार की देखभाल में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गृह परिचारिका का मुख्य उद्देश्य न केवल घरेलू कार्यों को सुचारू रूप से करना बल्कि परिवार और समाज में सकारात्मक प्रभाव डालना भी है। देखिए एक घरेलू जो परिचारिका है, गृह परिचारिका, उसके जो है गुण जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो हर तरह से आपका ख्याल रखती है। आधुनिक समाज में गृह परिचारिका के गुणों को बहुत व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाता है और उनका योगदान स्वास्थ्य, सामाजिक व्यवहार, आहार और स्वास्थ्य संबंधी आदतों में निर्माण के लिए किया जाता है। परिवार का पोषण और स्वास्थ्य संबंध जो है जो संवर्धन होते हैं उनको देख लेते हैं। गृह परिचारिका का पहला और महत्वपूर्ण गुण है अपने परिवार को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना। पोषण विज्ञान की जानकारी हेतु हम देख लेते हैं कि जो है संतुलित आहार का वह चयन करती है, हर चीज को देखते हुए, मतलब कि पोषण विज्ञान के तहत या आरडीए के अकॉर्डिंग जो भी चीजें हैं। देखिए आरडीए भी आपको एक देखिए इस तरह से याद भी आ गया कि भी आरडीए, देखिए न्यूट्रिशन साइंस हम शुरू नहीं किए हैं, अगला हम हेल्थ साइंस के बाद हम शुरू करेंगे न्यूट्रिशन साइंस और उसमें हम आरडीए पढ़ेंगे। आरडीए से भी प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, इसलिए आरडीए को हम बिल्कुल सरल फॉर्म में देखेंगे कि क्या क्या चीजें आरडीए में है ना। तो देख लेते हैं आगे। जो परिवार के सभी सदस्यों की शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करती है ना। छोटी छोटी समस्याएं हो गई जिनमें घरेलू उपचार हो गया, छोटी छोटी बीमारियां, ये सारी चीजें। फिर देखते हैं समय और संसाधन का प्रबंधन, है ना। गृह परिचारिका कैसे करती है। गृह परिचारिका समय और जो है संसाधनों का कुशल प्रबंधन करती है। एक कुशल गृहिणी के रूप में वह घर के कार्यों को व्यवस्थित ढंग से करती है, योजना बनाती है, समय की बचत करती है, आर्थिक संसाधनों का उपयोग बुद्धिमत्ता से करती है और घरेलू खर्चों को नियंत्रित करती है। ये सारी चीजें हो गई। फिर देखते हैं इस तरह के प्रबंधन से परिवार की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में भी आसानी होती है। बच्चों का नैतिक और जो है शैक्षिक विकास, ये सारी चीजें देख लेते हैं।
गृह परिचारिका बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह बच्चों को नैतिक शिक्षा देने, अनुशासन, आत्मनिर्भरता सिखाने में एक गृहिणी का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अनेक प्रकार की गतिविधियों में प्रोत्साहित करती है, शांति और प्रोत्साहन युक्त बनाती है। फिर है सामाजिक संबंध और सामुदायिक जागरूकता। गृह परिचारिका का समाज और सामुदायिक जीवन में भी योगदान रहता है और वह परिवार के सामाजिक संबंधों को मजबूत रखती है और जो है पड़ोसियों रिश्तेदारों से अच्छा संबंध बनाए रखना। इसके अतिरिक्त वह समाज में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास करती है। फिर ये देखते हैं घरेलू स्वास्थ्य देखभाल और प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान। गृह परिचारिका को अक्सर प्राथमिक चिकित्सा और घरेलू उपचार के विषय में जानकारी रहनी चाहिए। वह छोटी मोटी बीमारियों को जैसे बुखार, खांसी, चोट लगने पर प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर सकती है, जो कि स्वास्थ्य की सुरक्षा से जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल परिवार को जल्दी राहत मिलती है बल्कि अस्पताल जाने की आवश्यकता भी कम हो जाती है। फिर देख लेते हैं मानसिक और भावनात्मक समर्थन। मानसिक और भावनात्मक समर्थन में क्या है, गृह परिचारिका परिवार के सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण भावनात्मक सहारा होती है। वह परिवार के सदस्यों के साथ संवाद में भावनात्मक संतुलन और समर्थन बनाए रखती है। यह परिवार के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जो है बहुत ही आवश्यक है। विशेषतः जो तनावपूर्ण समय में जो गृह परिचारिका है जो कुशल होगी वो बहुत ही ज्यादा मतलब सहायक सिद्ध होगी अपने परिवार में। ये सारी चीजें देखिए, तात्पर्य कि आप एक कुशल गृह परिचारिका के जितने भी गुण हैं उनके बारे में ध्यान रखेंगे और वैसे भी कुछ चीजें समझ के साथ भी प्रश्न आप हल कर सकते हैं। फिर एक गृह परिचारिका इन गुणों को आत्मसात करके न केवल अपने परिवार के घर भरण पोषण और देखभाल में उत्कृष्टता प्राप्त करती है बल्कि समाज के लिए एक आदर्श बनती है। उसकी यह भूमिका परिवार और समाज के समग्र विकास में योगदान देती है। ये तो था गृह परिचारिका के बारे में आपने जाना। अब हम देखते हैं, एक मिनट, रोगी का कमरा और बिस्तर, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गंभीर रूप से बीमार या वृद्ध रोगियों की देखभाल में रोगी का बिस्तर और कमरा जो है एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रोगी का बिस्तर और देखभाल का क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जो न केवल रोगी की आरामदायक स्थिति को बनाए रखे बल्कि उसकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके, है ना। ये सारी चीजें हैं कि मतलब ऐसा उसका कमरा होना चाहिए, उसका ऐसा बिस्तर होना चाहिए कि उसको पूर्ण रूप से आराम मिल सके। इसके लिए उन्नत सुविधाओं से युक्त बिस्तर और मतलब अनेक सी चीजें होनी चाहिए जिस तरह से आप हर तरह से उस पर निगरानी रख सकें। फिर देख लेते हैं रोगी का बिस्तर। रोगी का बिस्तर इस प्रकार से डिजाइन किया गया कि उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित हो सके, है ना। बिस्तर जो है हम देख लेंगे कि इससे झुकाव, ऊंचाई और हेडरेस्ट जैसी सुविधाएं हो, मतलब कि किस प्रकार से उसका सर रखना है तो ऊंचा नीचा करने वाला जो है ये सारी चीजें बड़े अच्छे से होनी चाहिए, वो आराम से बैठ सके। इसके अलावा इससे एंटी डिब्यूटिस गद्दे के साथ तैयार किया जाता है ना। ये सारी चीजें हैं और जो है बेड शोर को कम किया जा सके क्योंकि जो है रोगी को क्या हो जाता है, सैया घाव हो जाता है तो उसमें क्या होता है वो जब लगातार रोगी पड़ा रहेगा तो उसका जो है शरीर कटने लगता है हड्डियों की वजह से। जब इस तरह से जब कटेगा तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी, तो इसलिए उससे बचने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। उन्नत स्तर के बिस्तर में एंटी सेटिंग्स होती हैं जिससे बिस्तर को ऊंचा या नीचा किया जा सकता है। रक्त संचरण में सुधार किया जा सकता है जो स्वास्थ्य लाभ में सहायक है ना। ये सारी चीजें हैं और उसके अलावा कई प्रकार के जो है बिस्तर है ना, जैसे साधारण बिस्तर हो गया, विशेष बिस्तर, ऑपरेशन का बिस्तर, है ना। ये सारी चीजें हैं। हड्डियों की टूट का बिस्तर वो दूसरी तरह से होता है। जले का बिस्तर, जैसे जो रोगी जल जाता है तो उसमें भी कई प्रकार के बिस्तर होते हैं और उसमें भी मतलब ऊपर से टंगने वाला कंबल ताकि वो मतलब टच ना हो सके, ये सारी चीजें होती हैं। फिर आइए हम देख लेते हैं रोगी का कमरा, है ना। रोगी का कमरा जो है कैसे होना चाहिए। रोगी का कमरा हमारा देख लेते हैं। रोगी के कमरे में कैमरा लगाने का उद्देश्य उनकी देखभाल की सुनिश्चितता करना है। मान लीजिए कैमरा उस कंडीशन में है कि मान लीजिए कोई नहीं है तो कैमरा लगा हुआ है तो आप अपना काम कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, मान लीजिए नहीं बोल पा रहा है रोगी, इस तरह की स्थिति है तो हम देख लेते हैं। खासकर जब रोगी को निरंतर निगरानी की आवश्यकता हो। उन्नत कैमरों की रियल टाइम मॉनिटरिंग नाइट
विजिंग और मोशन डिटेक्शन जैसी सुविधाएं होती हैं। इससे देखभाल कर्ता या परिवार के सदस्य रोगी की स्थिति जो है कुछ समय समय पर देख सकते हैं और वो तुरंत मतलब कोई भी चीज होगी तो उसको वो कर लेंगे, है ना, जिसमें आपातकालीन स्थिति में तुरंत से तुरंत प्रतिक्रिया वो कर पाएंगे, है ना। कैमरा विशेष रूप से मानसिक या शारीरिक अस्वस्थता से ग्रस्त रोगियों की देखभाल के लिए सहायक होता है, जिसके लिए अकेले रहना जोखिमपूर्ण हो सकता है। फिर ये देखते हैं कुछ और टॉपिक है हमारे, वो भी देख लेंगे। जैसे है कि सैया घाव हो गया, है ना, और उस जो सैया घाव के क्या कारण है और उसमें देखभाल रोगी की कैसे करें, और उसके बाद जो सैया घाव हो गया उसका निवारण कैसे करें, ये सारी चीजें है ना। सैया घाव, जो सैया घाव होता है उसको बटसोर भी कहते हैं ना, ये सब थोड़ा सा कथी, और ये प्रेशर अल्सर भी हो सकता है। उन घावों को कहा जाता है जो लंबे समय तक, अभी हमने बताया बिस्तर पर जब कोई रोगी लेटा रहता है तो कुछ हिस्सों पर जब दबाव पड़ जाता है, हमारी हड्डियां हैं तो खाल कटने लगती धीरे धीरे, तो इस तरह से उसको सैया घाव कहते हैं। यह जो है घाव आमतौर पर ऐसी रोगियों में होता है जो वृद्ध होते हैं ना, वृद्ध होंगे भाई तो उनकी थोड़ा बहुत जो त्वचा है वो और कमजोर हो जाती है और पतली हो जाती है, जैसे छोटे बच्चों की त्वचा पतली कमजोर होती है तो ज्यादा हो जाता है ना, विशेष रूप से हिस्सों में पीठ, कूल्हे, एड़ी, है ना, एड़ी की जगह पे है ना कोहनी, सैया घाव, ये जो है कुछ संवेदनशील जगह जहाँ ज्यादा संभावना। सैया घाव के कारण क्या है, लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहेगा। यदि कोई गंभीर रोग अथवा दुर्घटनाग्रस्त लंबे समय तक है बिस्तर पर लेटा हुआ है तो भी, और रगड़ के कारण हो जाएगा, है ना, त्वचा टिश्यू ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, सूजन और घाव बनने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा नमी, पसीना या मूत्र त्वचा को कमजोर बना देते हैं जिससे घाव जल्दी विकसित हो जाता है। ये सारी चीजें हैं। और सैया घाव को हम रोकेंगे कैसे, ये देख लेते हैं कि क्या रोकथाम करनी चाहिए। सैया घाव की रोकथाम के लिए हर 2 घंटे में स्थिति को बदलना चाहिए। अगर रोगी उठ नहीं पा रहा लेकिन उसके शरीर की स्थिति को बदल दे ताकि लगातार ना हो कोई चीज, है ना। विशेष गद्दे आते हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है जो दबाव को कम कर सकते हैं। बिजली का गद्दा है, पानी के गद्दे हैं, ये सारी चीजें हैं ना। प्रभावित क्षेत्र पर हल्का मॉइस्चराइजर लगा देंगे। पर्याप्त पोषण, विशेष रूप से प्रोटीन और विटामिन सी त्वचा की मरम्मत में सहायक है। सैया घाव की देखभाल हम कैसे करेंगे, आइए ये जान लेते हैं। यदि सैया घाव हो चुका है तो उसकी नियमित सफाई, एंटीसेप्टिक उपयोग करना चाहिए। दबाव को कम करने के लिए रोगी की स्थिति को बदलें और वहां पर कुछ मुलायम कपड़ा रख सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। और ड्रेसिंग का भी उपयोग करें। संक्रमण से बचने के लिए उचित एंटीबायोटिक्स का उपयोग भी करें। ये इस तरह से हम क्या करेंगे, जब लगातार ध्यान रखेंगे तो जो सैया घाव हो गया है उसमें आराम मिल जाएगा, और ये ध्यान रखेंगे कि आगे ना होने पाए। फिर ये देख लेते हैं हिस्टीरिया और मिर्गी का दौरा, है ना। ये जो हिस्टीरिया और मिर्गी का दौरा है ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, मतलब कि वो जो है जो रोगी होता है उसका नर्वस सिस्टम में कुछ ना कुछ कहीं दिक्कत आ जाती है, तो ये सारी चीजें हैं। आइए इसको देखते हैं हम। हिस्टीरिया और मिर्गी का दौरा दोनों न्यूरोलॉजिकल विकार है, हमने बताया था आपको। न्यूरोलॉजिकल विकार है यानी कि तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार है, लेकिन इनके कारण, लक्षण और उपचार में अंतर है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। है तो एक ही सिस्टम से लेकिन दोनों चीजों में कुछ जो है अंतर है, अभी उसको हम नीचे जानेंगे। हिस्टीरिया जैसे कन्वर्जन डिसऑर्डर भी कहा जाता है, मानसिक तनाव या आघात के कारण, और इसमें रोगी अनैच्छिक शारीरिक प्रतिक्रियाएं दिखाता रहता है, मतलब ना चाहते हुए भी कुछ चीजें उसके शरीर में आपको लक्षण ऐसे दिख जाएंगे। कोई मतलब कि कोई शरीर का अंग प्रभावित हो जाता है, टेढ़ा होना, ऐसी सारी चीजें होती हैं। दूसरी ओर मिर्गी का दौरा मस्तिष्क के न्यूरोनल गतिविधियों में अचानक गड़बड़ी आ जाती है, जिससे वो मतलब व्यक्ति क्या हो जाता है, पूरा एकदम पक्षाघात की तरह मतलब हो जाता है, उसका पूरा शरीर उसके अंडर में नहीं, मतलब कंट्रोलिंग पावर बिल्कुल कम हो जाती है। ये सारी चीजें हैं जो कि मस्तिष्क और असमान विद्युत संकेत, ये सारी चीजें। तो जल्दी जान लेते हैं हम हिस्टीरिया के बारे में। हिस्टीरिया जो है एक मानसिक विकार है जो कि गहरे मानसिक तनाव, चिंता और भय के कारण होता है। रोगी में शारीरिक लक्षण प्रकट होते हैं कि जैसे कि चलने में कठिनाई, बेहोशी, हाथ पैर में अकड़न या झटके, लेकिन ये लक्षण वास्तविक शारीरिक समस्या से जुड़े नहीं हैं। हिस्टीरिया में लक्षण आमतौर पर व्यक्तिगत जो व्यक्ति है वो अवचेतन मस्तिष्क द्वारा उत्पन्न होते हैं, और इन्हें रोगी का ध्यान या सहायता प्राप्त करने के लिए एक अनजाना तरीका माना जाता है। इस स्थिति के उपचार में मानसिक चिकित्सा, काउंसलिंग और सांप्रत जो है तकनीकों का उपयोग
करते हैं। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी है ना, सीबीटी जैसी चिकित्सा विकल्प भी हो जाते हैं ना। इसमें मस्तिष्क संबंधी मनोविकार जो जबड़े को जकड़ लेता है, मतलब उसमें दांतों में कसाव आ जाता है, जबड़ा इसमें जकड़ जाता है, तो डर रहता है कि कहीं जैसे अचानक से बंद हुआ तो जुबान ना कट जाए, या खुला फिर बंद हो तो और व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, कोई बड़ी सी चीज उसके मुंह में डाल देते हैं ताकि मुंह खुला रहे तो उसकी जीभ ना कट सके। ये सारी समस्याएं हैं। जैसे हमको ज्ञान होगा प्राथमिक चिकित्सा का तब हमें चीजें कर पाएंगे। फिर चलिए हम जान लेते हैं अगला हमारा मिर्गी का दौरा है ना, इसमें क्या लक्षण है और क्या उपचार है, इसको देख लेते हैं। मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल विकार, हमने बताया दोनों चीजें जो है हमारे मस्तिष्क की जो है तंत्रिका तंत्र से ही संबंधित है, जिसमें मस्तिष्क के असमान विद्युत गतिविधि के कारण दौरे पड़ते हैं। मिर्गी के दौरे के कारण मस्तिष्क में न्यूरॉन्स का असमान रूप से सक्रिय हो जाना, यानी कि न्यूरॉन्स जो हमारे हैं वो बहुत असमान, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं वो, और उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस तरह से व्यक्ति क्या होता है, वो असंगठित हो जाता है और वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और मूर्छित अवस्था में आ जाता है। और फिर जो है शरीर के जो है अंगों में अचानक से कांपना, बेहोशी, मुंह से झाग आना और कभी कभी अनियंत्रित हरकतें भी होने लगती हैं। दौरे के प्रकार फोकल या सामान्यीकृत हो सकते हैं। फोकल दौरे में मस्तिष्क के जो है हिस्से में असमानता होती है, जबकि सामान्यीकृत दौरे में संपूर्ण मस्तिष्क प्रभावित होता है ना। इसमें मस्तिष्क में तरंगें नियंत्रित होती है, हमने बताया तंत्रिका तंत्र से संबंधित ये विकार है। कभी कभी ये चीजें अनुवांशिक भी, मतलब ये नहीं कि इसको हम अनुवांशिक रोग में रखेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर माँ या बाप में से किसी एक हो तो बच्चों को होने की संभावना रहती है ना। जो है इसके उपचार देख लेते हैं। एंटी एपिलेप्टिक दवाइयां दी जाती हैं जो कि मस्तिष्क की जो है असमान विद्युत गतिविधियों को जो है नियंत्रित करती हैं। कुछ मामले में शल्य चिकित्सा और वेगस नर्व और स्टिमुलेशन जैसे उन्नत चिकित्सा विकल्प के जो है रूप में हम उपयोग में लाते हैं। ये सारी चीजें हैं। इस तरह से हमारा जो है क्या कह सकते हैं कि आज का जो है हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिले, कुछ जो भी इसमें छूट गई हैं, जैसे कि मान लीजिए कुत्ते के काटने पर या सांप के काटने पर, या ऐसी कई कई चीजें हैं घरेलू उपचार में जैसे कुछ चीजें हैं, तो वो सारी आपको जब हम मैराथन क्लास कराएंगे, तो मैराथन क्लास जब हम सब सारी कराएंगे तो जो भी पॉइंट छूटे हैं उसमें से भी प्रश्न हम उठाकर अपना पूरा जो है आपका 125 या 150 प्रश्नों की लगभग हम सीरीज, जैसा आप कहेंगे चाहे तो वन लाइनर में या फिर ऑप्शनल सहित। ऑप्शनल में देखिए ये होता है कि टाइम और ज्यादा, अगर वन लाइनर करेंगे तो थोड़ा हमारा टाइम बच जाएगा। तो इस तरह से हेल्थ साइंस की मैराथन क्लास आपको 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगी। और हम इतना दावे के साथ कह सकते हैं कि हेल्थ साइंस के टॉपिक में उससे बाहर के प्रश्न कहीं से नहीं आएंगे। पूरी तरह से एकदम एक एक बारी जो है जितने भी टॉपिक हमने पढ़ाए हैं उसमें से, और जो छोटे हुए एक आधे टॉपिक हैं, वैसे तो ज्यादा कुछ छोटा नहीं है, और लेकिन उसमें से सारे हम प्रश्न बना करके आपके लिए एक मैराथन क्लास जल्दी ही प्रोवाइड कराएंगे। फिर आज शाम को ही आपको मिल जाएगा हमारा मॉडल पेपर, पूरे 125 प्रश्न का, पूरे टॉपिक जितनी भी 6 ब्रांच हैं उसमें से, क्योंकि अधिकतर जो है हेल्थ साइंस को इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन हेल्थ साइंस से प्रश्न पेपर आप 2021 का ही सिर्फ देख लीजिए तो 6 से 7 प्रश्न आपको, 8-10 प्रश्न लगभग हेल्थ साइंस के मिलेंगे। तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।